साथियों, जय भीम। स्वागत है आपका मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ है आदरणीय ब्रजेश भट्ट जी, जो मेहरा डेहरिया समाज के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। कुछ मुद्दों पर हम उनके साथ आज चर्चा करेंगे। आदरणीय भट्ट साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डियर। हम जानना चाहेंगे कि प्रांतीय समिति जो मेहरा डेहरिया समाज की है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने की? डियर राजा राम जी, प्रांतीय डेहरिया समाज समिति जिसका हेडक्वार्टर भोपाल है, उसको जनवरी 2004 में छिंदवाड़ा जिले के ही मूल निवासी स्वर्गीय श्री बी.डी. डेहरिया साहब, जो छुई अमरवाड़ा के पास कोई जगह, वहाँ के रहने वाले हैं जी। और बी.डी. डेहरिया में पूरा नाम जानना चाहूँगा। पूरा नाम मैं शायद भूल जाऊंगा मैं। अच्छा। बी.डी. डेहरिया जी है। जी। और श्रीमान श्रीपाल मोखड़े जी, वे भी छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, नीलकंठी के रहने वाले हैं। जी। और भोपाल के कुछ वरिष्ठ साथी जिनके नाम मुझे भी याद नहीं है, जी। इन्होंने एक भावना के साथ कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे डेहरिया सामाजिकता प्रभावशाली तरीके से पलती है और पनपती है। ऐसे में क्यों ना हम छिंदवाड़ा के साथी, सिवनी के साथियों से मिलकर और बैतूल के साथियों से मिलकर और अन्य जिलों में जहाँ पे डेहरिया समाज जन निवास रहते हैं, उनसे चर्चा करते हुए एक ऐसी समिति के माध्यम से समाज सेवा करें जिसका रजिस्ट्रेशन पूरे मध्य प्रदेश में सामाजिकता करने का हो और भोपाल से हो। इसके अंतर्गत हमारे दिवंगत आदरणीय महानुभाव श्रीपाल मोखड़े जी, बी.डी. डेहरिया जी, इनके नेतृत्व में 26 जनवरी 2004 को मेहरा डेहरिया समाज समिति का पंजीयन कराया गया। इसके पहले ये लोग भोपाल में सामाजिकता कर रहे थे। पहले अध्यक्ष श्रीमान श्रीपाल मोखड़े जी बनाए गए थे और सचिव रामेश्वर सुरजे बनाए गए थे। इनके माध्यम से सामाजिकता हो रही थी, लेकिन यह राज्य स्तरीय समिति का विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में नहीं था, जबकि कार्यक्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में था। और शायद लोगों की जानकारी के अभाव में ये चर्चा भी नहीं होती थी, बैठकें भी सिर्फ भोपाल तक सीमित रहा करती थी। अब चूंकि मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मेरा परिचय बताना चाहूँ। छिंदवाड़ा में रोहना कला जिला छिंदवाड़ा का निवासी हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। यूं एक बार ऐसे छिंदवाड़ा मेरा पारिवारिक कार्यक्रम से आना हुआ और MLB स्कूल में शायद घटना 2006-7-8 के समय की बात है, मुझे पीरियड पूरा याद नहीं है। वहाँ पे समाज की एक बैठक बुलाई गई थी जहाँ लगभग 2,500-3 हजार लोग उपस्थित थे, समाजजन विभिन्न इलाके से आए हुए थे। और उन सबका प्रयास था कि सुधार समिति के नाम से समाज में सामाजिकता हो रही थी, जिसे जिला समिति कहा जाता था और जिसका मुख्यालय परासिया में था। वो अपने अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया में थे और उस समय शायद P.L. डेहरिया जी अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और वो चर्चाओं में कोई 8 से 10 लोग ऐसे प्रयास कर रहे थे कि वो अध्यक्ष बने। और बात ऐसी हो रही थी कि सब ऊंची ऊंची आवाज में बात करना, अपना अपना दावा प्रस्तुत करना, लेकिन कुछ ऐसा मैं सुन भर रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी अच्छे निष्कर्ष पे आए। तब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं। मैं कल्याणार्थ जितने भी संगठन या गतिविधियां चलते मैं जानता था, तो मैंने निवेदन किया P.L. डेहरिया साहब से, अन्य साथियों की, मैं समाधान निकाल सकता हूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए पर बोलने दिया जाए। क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू बंदा था और शायद सदस्य भी नहीं था, तो उनका भी लॉजिक सही था। वो मुझे भी नहीं जानते थे कि क्यों बोलने दिया जाए, बोलने उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर मैंने एक गुस्ताखी भी करी और मंच के सामने से ही यूं ही सभी लोगों से अटेंशन लिया और निवेदन किया कि मेरी 2 मिनट की बार बात सुन ले और ये इस चीज का हो सकता समाधान हो जावे। पहली बात तो मैंने एक बोले कि जो सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं,
ये जिला समिति के पदाधिकारी हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जा रहे हैं। सिस्टम क्या होना चाहिए किसी संगठन में कि यदि आप नए पदाधिकारी या नए कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जिला अध्यक्ष या जिला समिति अपनी आवक और खर्च का विवरण देवे, सचिव पिछले सालों में जितनी भी गतिविधि है कि इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उस पर गहन चर्चा करते हुए अध्यक्ष विस्तार पे पिछली योजना है और भावी योजनाओं पे चर्चा करे और उसके बाद समिति को भंग करे। इसके बाद नई कार्यकारिणी गठन की प्रोसेस लेके आए। ये सारी बात सब लोगों को बहुत पसंद आई और मैंने कहा किसी विवाद की स्थिति आ रही है यहाँ पे, तो आज की ये जो चयन प्रक्रिया है इसे रोक दिया जाए समिति को भंग करते हुए और कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना के आगामी समय में विधिवत सदस्य बनाएं और निर्वाचन समिति बनाएं और फिर इसका निर्वाचन करें। मेरी बात से पूरी पब्लिक इतनी प्रभावित हुई और सभी ने कहा भैया बहुत सही बोल रहे, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। और फिर वहां पे सब लोगों ने चीज को फॉलो भी किया और इसके अंतर्गत रमेश भैया और श्याम जी डहरिया जी भी पराजित थे। श्याम जी डहरिया जी को अध्यक्ष बनाए या रमेश भैया, ऐसा कुछ था, मैं एग्जैक्टली मालूम, लेकिन वो प्रोसेस में आया। अब वो चीज आगे चलती गई। अब यहां से क्या हुआ कि मैंने किसी जिज्ञासा बस एक अच्छी चीज तो बोल दिया था, उसको फॉलो भी किया, लेकिन अब चूंकि मैं सामाजिकता में था ही नहीं तो मुझे मेरी नैतिकता तकलीफ दे रही थी कि ब्रजेश भट्ट यदि आप सामाजिकता में नहीं हो तो आपको बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन उस बार मैं बोल चुका था और मेरा बोलने का ये मतलब था कि चीजें अच्छी हो। और आप मानिएगा उस दिन नदी की धार बदलने वाली बात हुई थी। जो लोग आपस में उलझ रहे थे, ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, सिर्फ 2 मिनट की बात से डायरेक्शन चेंज हो गया और इस तरीके से मेरा समाज में आगमन हुआ। और फिर चीजों को अब कैसे किया जाए, भोपाल जाने के बाद फिर हमने पता किया कि अब भोपाल में कोई समिति है काम कर रही है, तो हमको पता चला कि शिवपाल जी मोकड़े, बीडी डहरिया जी, ये तमाम लोग समिति संचालित कर रहे हैं। उसका क्या अस्तित्व क्या स्थिति किसी को नहीं मालूम। फिर मैं शिवपाल चाचा जी होते मेरे, उनसे मिला, उनने बताया, मैंने कागज देखा, कागज में जैसे ही देखा मुख्यालय भोपाल, कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश, वहीं से मुझे क्लू मिल गया कि अब इस समिति पर हमको काम करना है और इसका विस्तार करना है। और उसके विस्तार के माध्यम से 1 बार 2-3 बार मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में जागेश्वर जी अध्यक्ष बनाया गया और मैं सचिव बना। मैंने अपने सचिव कार्यकाल के दौरान स्टार्ट ही कर दिया था विस्तार कराना, पूरे लोगों का सहयोग था, जागेश्वर जी के तमाम, और उसके माध्यम से धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश समिति का विस्तार करते हुए विभिन्न जिला समितियां बनाई गई। उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा भी एक समिति बनाई गई। इस प्रकार से मेरा सामाजिकता में आगमन हुआ और पूरे मध्य प्रदेश से संपूर्ण डहरिया समाज का हमें सहयोग भी मिला और हम सबके आभारी भी हैं। बहुत बढ़िया। साथियों, गुरु फिल्म का एक संवाद आपको बताना चाहूँगा जो कि धीरू भाई अंबानी के जीवन पर बनी थी कि यदि बहुत से लोग आपके विरोध करने लगे और विरोध में खड़े हो जाएं तो ये मान के चलिएगा कि आप तरक्की कर रहे हैं। मैं अगला प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले की समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव 17 नवंबर को होना था और ठीक 2 दिन पहले उसे आगामी आदेश तक पोस्टपोन कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो क्या क्या प्रमुख कारण रहे आपके संज्ञान में जिसके कारण उसको 2 दिन पहले निरस्त करना पड़ा? बहुत टेक्निकल चीज कही है आपने, थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा। मित्रों, जब कोई भी संगठन पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है तो उसके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। आप देखिएगा मध्य प्रदेश डहरिया समाज प्रदेश समिति के साथ विभिन्न जिला समितियां समन्वय से काम कर रही हैं जी। तो उन जिला समितियों का भी उतना ही महत्व है जितना प्रदेश समिति का है, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस स्थिति में प्रत्येक जिला समिति का धर्म है कि जो बनाई गई व्यवस्था उसका पालन करें। ऐसे ही प्रदेश समिति का भी धर्म है कि जो व्यवस्था बनाएगी उसका पालन करें। बिल्कुल। अब आप देखिएगा, मैंने सुनीता दीदी जो हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे अक्टूबर के महीने में बात किया था कि दीदी 16 नवंबर को जिला समिति छिंदवाड़ा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, दयानंद जी से आप चर्चा करो कि उसको प्रोसेस में ला लें
और प्रोसेस में लाके चर्चा करें, मीटिंग बुलाएं और किसी डेट को लेते हुए आम सभा बुलाएं या पहले जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं, लेकिन नई कार्यकारिणी गठन के लिए प्रोसेस में लेके आए। सुनीता दीदी ने दयानंद जी से बात की होगी, तो जैसे सुनीता दीदी ने बताई कि दयानंद जी नाराज हो गए कि प्रदेश समिति ने जब शिव नारायण जी को 5 और 6 साल का मौका दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैंने फिर पलट के सुनीता दीदी से बोला कि आप दयानंद जी से चर्चा करो, कोई भी चीज व्यक्तिगत भावना के आधार पर संचालित नहीं हो सकती संगठन की। शिव नारायण जी का कार्यकाल भी 3 साल का था पहला, दूसरा भी उतना ही था, लेकिन उस कार्यकाल के पहले उन्होंने जब 3 साल का कार्यकाल हुआ, एक बैठक बुलाई और उस बैठक में समाज जन इकट्ठे होके और ये निर्णय लिया कि ये समिति अच्छा काम कर रही है, क्यों नहीं इसी समिति के पदाधिकारी को आगे बढ़ाए। और इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज भी थी, हमारी भावना भी थी, भवन बन रहा था, कुछ कोरोना का अधूरा था थोड़ा सा, कुछ ना बहुत सारी चीज, लेकिन टेक्निकल चीज यही थी। तो उन्होंने जब एक जिला समिति अपनी मीटिंग के माध्यम से निर्णय ले लेती है, तो प्रदेश समिति का हक बनता ही नहीं कि वो दखलंदाजी करे। तो इस तरीके से उनको 2 कार्यकाल मिले। यहां पे भी दयानंद जी यदि दूसरा कार्यकाल लेना था या इच्छा थी, तो बैठक के माध्यम से अपने लोगों से चर्चा करते। या तो आप चर्चा करें, या आपको प्रतिकूल परिस्थिति लग रही है तो व्यवस्था है कि जिला समिति अपना कार्यकाल मैक्सिमम 3 महीने बढ़ा सकती है। और भी प्रतिकूल परिस्थिति है, यदि प्रदेश समिति को बोले तो 3 महीने का और एक्सटेंशन दे सकते थे। ये भी नहीं हुआ। दयानंद जी ने नाराज हुए, क्या पता, मैंने ये मैसेज कर दिया था सुनीता दीदी के माध्यम से, यदि प्रोसेस में नहीं लाएंगे 16 से 17 तारीख हुई तो मैं जिला समिति को भंग करके और नई व्यवस्था लेके आऊंगा। क्योंकि मेरा निवेदन है, मेरा प्रयास है कि संगठन को हम कुछ नियमों से तो संचालित करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि बिना व्यवस्था के, बिना समाज की अनुमति के आप एक दिन से भी उस बार कैसे ज्यादा जा सकते हैं। आप देखिएगा पूरे मध्य प्रदेश में आपकी डेहरिया समाज समिति, जिसपे आपको गर्व होना चाहिए, मेहरा महासंघ है, जहरिया है, गढ़वाल है, इकलौती प्रदेश समिति संपूर्ण मध्य प्रदेश में है जो अपना कार्यकाल पूरा होते ही नए विश्वास के साथ में समाज सेवा में आती है। वो भावना को, उस परंपरा को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट शब्दों में कह दिया। तो उसको दयानंद जी ने भी अच्छी भावना से आगे लिया और आप लोगों को आगे जानकारी होगी, उन्होंने बैठक बुलाई 17 तारीख का आम सभा बुलाने का निर्णय ले लिया। अब इस बीच आप देखिएगा ऐसी चीज होती है, लोकेश जी भी अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, उनके ये लॉजिक थे, तर्क थे। मुझसे भी बात किया लोकेश ने, उनका ये कहना था भैया देखिए, पिछले बार जब आपने इस कार्यकारिणी को मौका दिया था तो समाज के वरिष्ठ जनों को आपने आमंत्रित किया था, प्रदेश समिति ने निर्णय वरिष्ठ जनों से लिया था और वरिष्ठ जनों ने यह निर्णय लिया था कि लोकेश इस बार दयानंद को बन जाने दो, अगली बार आपका नंबर है। ये लॉजिक लोकेश का था और प्राथमिक रूप से उनका कहना सही भी था। दूसरी तरफ दयानंद जी का यही जो मैंने पहले बताया कि मुझे भी एक और मौका मिलना चाहिए। इनिशियल इनकी यहां से जो एक दूसरे की भावनाएं टकराने लगी और जो टकराते ये हुआ कि बिना आधिकारिक रूप से एक उम्मीदवारी घोषित करते हुए ये प्रचार प्रसार चालू हो गया। जबकि मुझे ऐसा समझता, हो सकता है आपको भी ये चीज समझ आए कि पहले हमने पैरेलल आपने देखा होगा व्हाट्सएप के माध्यम से लिखा है, समिति इस पे भी जा रही थी कि एक मौका हम लेंगे कि सर्वसम्मति से भी हो, ताकि बुजुर्गों की भावना, समाजजनों की भावना अच्छी जाए। सब चाहते कि आपस में विवाद ना हो ना, एक मैसेज जाए। तो अपन ने 1 घंटे की व्यवस्था उसमें भी लिया था, पहले 1 घंटा वो करें। और पैरेलल हमने सहयोग करने के लिए एक पर्यवेक्षक दल की एक समिति बनाए थे, उसमें सारे नियम वगैरह थे, कैसे साधारण सदस्य बनेंगे और किस तरीके से पर्यवेक्षकगण चुनाव पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकते हैं। एक पैरेलल व्यवस्था बनाए थे ताकि 17 तारीख को हमको मदद मिले। अब वो चीजें धीरे धीरे टकराहट में ऐसे आ गई कि लोकेश जी के साथ कुछ ऐसे साथी आ गए जिससे विवाद बढ़ा। दयानंद जी के साथ भी ऐसा है। तो फिर एक बैठक शायद बीच में कभी हुई थी
और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान डीपी ढेरिया जी ने सारे डिस्कशन करके पूछा था कि हमें राय दिया जाए, ये दोनों तब से ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मैंने वहां पे व्हाट्सएप पे एक निवेदन किया था जिला समिति से, दयानंद जी से, कि ऐसी विवाद की स्थिति है तो एक बार आप एक काम करो, एक कार्यकारिणी की बैठक बुला लो ताकि समाधान होने की स्थिति बने। कार्यकारिणी बैठक का आह्वान भी हुआ और दयानंद जी ने उसमें लिखा भी कि यह कार्यकारिणी बैठक है, इसमें जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वे उपस्थित होंगे और कोई समाधान आए। लेकिन लोकेश भी व्यवहारिक व्यक्ति हैं, उनको भी लगा कि कार्यकारिणी आ रहे हैं तो समाज के कुछ सक्रिय साथी भी जाए, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से वो बैठक आम सभा में कन्वर्ट हो गई, जो कि अनअधिकृत है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। अब चूंकि आने वाले भी हमारे समाज के लोग थे, बोलने वाले भी हमारे समाज के लोग थे, तो अब यहाँ पे शिथिलता बरतनी होती है, एक टेक्निक अप्लाई करनी होती है कि विरोध कम हो। तो मैंने फिर दोनों को यही सलाह दी। दयानंद जी भी मुझ पर नाराज हो रहे, भाई आप कोई भी चीज अलाउ कर देते हैं, लोग उसको क्यों के। मैंने कहा दयानंद, हम एक संस्था, सामाजिक संस्था है डियर, फिर भी पहले सामाजिक तो है ही ना। हम ऐसा संविधान लाए या ऐसी युक्ति अप्लाई करें कि चर्चाओं में आपसी विरोध या विवाद ना हो। तो मैंने कहा वो आ रहे हैं, आने दो, लेकिन उनके मत विचार वो जो बोले रिकॉर्ड में मत करो। ये समाधान था, उनका आना भी हो जाए, आपकी बात भी हो जाए, यही था। और वहां से जैसा कि हमारी पर्यवेक्षक महोदय ने हमको रिपोर्ट करी थी ऑनलाइन में कि बहुत कुछ ऐसी स्थिति दयानंद जी ने भी ऐसे बोले कि जैसे कि एक वो पर्सनल व्यक्ति है, ऐसा टोन था, ऐसा बताते हैं मुझे कि प्रदेश समिति ने तो मुझे ऐसा कहा है, अब मैं वो चैलेंज को लेता हूं। जबकि एक अध्यक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि प्रदेश समिति ने ऐसा ऐसा निर्देशन दिया, हम इस तरीके से जाएंगे और नए प्रोसेस में प्रॉपर आएंगे। उसी टोन में दूसरी तरफ पे कुछ साथी आए, उनका ये कहना कि हमने तो क्या कहते हैं श्री नारायण को भी बनाया, यही लैंग्वेज थी सुनाने में से, हमने तो दयानंद को भी बनाया और आगे भी हम बनाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। फिर भी मैं प्रमुख कारण को जानना मैं आगे उसी पे आ रहा हूँ आगे थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा तो अच्छा समझ में आए। तो ऐसे करते करते हल्का हल्का विवाद दोनों में बढ़ता गया और फिर ये पर्सनल प्रचार में आ गया। तो बीच में क्या हुआ, लोकेश जी के माध्यम से उनकी फोटो डाली गई और उस फोटो में महरा डरिया समाज समिति का नाम लिखा गया और पंजीयन नंबर लिखा गया और निवेदक में ये लिखा गया कि लोकेश जी को अध्यक्ष पद बनाया जाए, और निवेदक में महरा डरिया समाज समिति छिंदवाड़ा लिखा गया। शायद उसमें भाजपा पार्षद, हाँ, ये शब्द भी, हाँ, ये भी जोड़ा गया था। तो ये चीज ठीक नहीं थी। इसका ये मतलब हो जाता है कि लोकेश डहरिया का प्रचार प्रदेश समिति कर रही है, प्रदेश समिति के ये उम्मीदवार है, ये नहीं चल सकता, ये गलत था। चलिए एक ये है ना, एक आगे बता रहा हूं। इस चीज पर क्या कहते हैं, हमारे जो एक पर्यवेक्षक नियुक्त थे श्री शिव नारायण जी ने, उनसे कारण बताओ नोटिस भी दिया, उन्हें लोकेश ने जवाब भी दिया कि क्या कहते हैं ये मैंने नहीं कराया। इसके बाद भी कुछ लोग प्रचार प्रसार करते रहे और शायद पर्चे बटे भी, उसके मुझे बाद नहीं भी पता, नहीं बटे कि नहीं क्या हो, मुझे बहुत ऐसा जानकारी में नहीं देखा, मैं तो व्हाट्सएप में जो था वही देख रहा हूँ। तो सूत्रों से पता चला कि बाद में भी बट रहे हो सकता है, हुआ होगा ना। तो इसके ऊपर में जिला अध्यक्ष जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन ग्रुप में डाला कि पर्यवेक्षक महोदय क्या एड्रेस किया था मैं भूल गया, लेकिन उसका मैं सार बताना चाहूंगा। उनका ये मतलब ये था कि कोई बंदा कैसे प्रदेश समिति ये का पंचायत या जिला समिति को निवेदक कर सकती है, ठीक नहीं है, इन्हें डिस्क्वालीफाई कराया। बस यहीं पे हमारी दुविधा बढ़ गई, क्योंकि हम भी तो नहीं है, हम भी तो समाज के अंश है। बिल्कुल, ये चीज हमारी व्यवस्था में था ही नहीं कि उसका कैसे डिस्पोज करें। धर्म संकट में हमारे पर्यवेक्षक भी थे, पर्यवेक्षक साथियों के पास पिछली कोई व्यवस्था नहीं थी और कॉमन रूल्स जो होते हैं उसके फेवर में वो जा नहीं सकते थे कि सेल्फ एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता था। और यदि कोई प्राइम ऑफिसर है कि इसे हटा ही दिया जाए और धोखे से वो ऐसा निर्णय भी ले लेते तो ये विस्फोट हो जाता। चूंकि हम कोई एक बहुत बड़ी निर्णय लेने नहीं जा रहे हैं और ऐसे निर्णय हम नहीं ले सकते जिससे कि समाज में चीजें बिखरी बिखरी हो जाए, बहुत ही। और प्रदेश समिति भी नहीं ले सकती थी, प्रदेश समिति के पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो ये हमारा धर्म संकट आ गया। और दूसरा ये भी हुआ
कि बिना आधिकारिक रूप से घोषणा की, जबकि इन्होंने फॉर्म भी नहीं भरे। अब प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है प्रचार प्रसार बाद में करना चाहिए था। जी तो ये बहुत सारी चीज हुई। फिर उसके बाद में 4-5 बजे हमारे सारे साथी, सबका प्रयास ये था, आप लोगों का भी प्रयास था, दयानंद का प्रयास था, लोकेश भी मुझसे लगातार बात कर रहे थे, दयानंद भी लगातार बात कर रहे थे और शिव भाई बात कर रहे थे। 3-4 बजे शिव भाई का मेरे पास फोन आया, भैया यार अपने को तो सामंजस्य चीज बनानी है, और बुजुर्गों ने भी कहा बहुत सारी चीजें, क्यों ना लोकेश को बना दो। मैंने कहा शिव भाई कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लोकेश भी संस्था के साथ है, यदि आप लोगों की इच्छा है तो आप उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, दयानंद जी से आप इस बारे में बात कर लो। तो शायद उनकी दयानंद जी के साथ बात हुई होगी, फिर दयानंद जी का मेरे पास बात हुई, दयानंद जी नाराज जैसे थे, मुझे भी हल्का सा बोले कि सर आपको जैसा करना करिए, पहले मेरे वो उस आवेदन का आप निपटान कर दो, उसके बाद आगे बढ़ो। वहीं पे हमारी दुविधा आ गई कि क्या करें निपटान। फिर हमने ये सोचा, हमने हमारे 2-4 साथी है प्रदेश समिति को, उनसे चर्चा की कि यार एक तो हमारे पास व्यवस्था नहीं निपटान करने की, दोनों तरफ से क्या कहते हैं बड़ी बड़ी आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा विस्फोटक हो जाएगा। बात करने से भी 1-2 साथी ने बोले मुझे कि विस्फोट 2 फाड़ हो जाएगा। एक साथी ने कहा, एक ने कहा कि सर फुटबॉल जैसी स्थिति है ना। कुछ लोगों ने समझा, इसकी बात करी, ऐसा कुछ हमको ऐसा लगा कि यार एक नेतृत्वकर्ता के नाते हमको इस विस्फोटक स्थिति से थोड़ा सा बचना चाहिए, और हमारे पास कोई रीजनिंग भी नहीं, कोई तर्क भी नहीं थे कि उस एप्लीकेशन का हम प्रॉपरली निपटान कर पाते। मन में यही आया कि फिलहाल इस व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया जाए। जिला समिति को 17 तारीख से, चूंकि 16 तक वो काम कर सकते थे, तो 17 को प्रभावशील बनाते हुए जिला समिति को हमने भंग किया। कुछ 1-2 जो हमारे नोटिफिकेशन थे, वो कुछ लोग उससे संतुष्ट थे, कुछ लोग असंतुष्ट भी थे, उसको भी हमने निरस्त किया। और यह सोचा कि अब नए सिरे से यदि भविष्य में किसी स्थिति में नई कार्यकारिणी का गठन करना है निर्वाचन तरीके से, तो निर्वाचन के तरीके से मैं बहुत जो सुटेबल चीजें हैं उनको व्यवस्था में लाएं, या अन्य चीजों को व्यवस्था में लाएं। इस वजह से हमने आगामी व्यवस्था तक समिति को भंग किया। 17 तारीख से श्रीमान दयानंद जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना। कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए की जरूरत है कि कोई भी व्यवस्था के अंतर्गत पदेन व्यवस्था को रिक्त करना ठीक नहीं है, और हमको कुछ करना है, बैठ के करना, तो व्यवस्थापक तो चाहिए इस वजह से ये अच्छा, कॉमन। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि समिति के पास कुछ ऐसी भी जानकारी मिली और बकायदा उसका एविडेंस है उनके पास कि समिति के नाम की फर्जी रसीद छपवा ली गई थी एक पार्टी द्वारा, और उस रसीद को काटा जा रहा था, सदस्यता शुल्क के रूप में उस रसीद का उपयोग किया जा रहा था। क्या ये आपके संज्ञान में थी बात? ये बात बहुत डिटेल में मेरे संज्ञान में नहीं है जी। और इसका टेक्निकल पहलू क्या है उस पर मैं अभी कोई कमेंट्स भी नहीं कर पाऊंगा कि क्या सच्चाई है एक्चुअल में। चलिए एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा मैं कि कुछ लोग जैसे, मैं गांव का नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, मुझे हालांकि मालूम है, लेकिन कुछ ऐसा विवाद ना हो इसलिए, लेकिन कुछ 1-2 गांव के लोगों से ये भी जानकारी मिली कि वहां के लोगों को मतदान करवाने लाने के लिए, आने के लिए 200 रुपये दिया जा रहा था, और उनका चाय नाश्ता फ्री, आने जाने की व्यवस्था के लिए गाड़ी लगाई गई थी। मतलब इस तरीके से भी गतिविधियां जानकारी में आई। क्या ये भी आपके जानकारी में थी? अब रूमर तो राजा राम जी बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऐसी रूमर को बहुत ज्यादा प्रभाव में नहीं लेना चाहिए जिससे स्थिति बिगड़ती हो। एथेंटिक हमारे पास हालांकि ये एक एविडेंस है, हमारे पास एथेंटिक कोई जानकारी नहीं है। चलिए तो मेरा निवेदन इस पर मुझसे आगे कमेंट्स नहीं कराएं प्लीज। जी। चलिए आगे की प्लानिंग आप शॉर्ट में बताइए कि आगे की प्लानिंग। फिलहाल तो वर्तमान में 3 महीने के लिए दयानंद डेहरिया जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है आपके पास? इसके बाद क्या होना एक जो जनरल सेंस ऑफ कल्चर होता है जी, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ सोशल्स, कि हम
सामाजिक क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में अपने बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा सम्मान करते, क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है, प्लस आशीर्वाद भी होता है। जी तो अभी तक तो हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में भी, अन्य जिलों में एक प्रथा यह रही है कि किसी विषम परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने वरिष्ठों के पास जाएं, उनसे चर्चा करें, निवेदन करें और समाधान के लिए आइडियाज लें। जी एक माइंड तो है माइंड में मेरे कि हम हमारे छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से 9 तारीख के बाद, मेरे बेटे की शादी है, मैं इस समय थोड़ा सा बहुत बिजी भी हूँ, जी तो मेरा निवेदन है सहयोग करें इस मामले में, सभी थोड़ा सा समझ देवे हमें। 9-10 तारीख के बाद में हम लोग छिंदवाड़ा के वरिष्ठ जनों के साथ में बैठक करेंगे जी और उस बैठक में फिर मैं जो चुनाव प्रक्रिया हल्की सी स्टार्ट हुई थी और उस दौरान कुछ लोगों ने फॉर्म लिए हैं, जिन जिन ने फॉर्म लिए हैं उन सभी को भी बुलाएंगे, समाज के वरिष्ठ जनों को भी बुलाएंगे, सक्रिय लोगों को बुलाएंगे। एक बार पुनः वही बात, हम वही प्रयास करेंगे कि क्या किसी एक के नाम पे, या लोकेश जी या सामंजस्य दयानंद बनाने जी के प्रयास किए या गए। किसी अन्य के नाम पे सामंजस्य होते हैं। जी। सबसे पहला प्रयास हमारा यही होगा। यदि यह नहीं होता है तो फिर हम बुजुर्गों से राय लें कि हम क्या करें। वो जो राय दे रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे। जी वो राय से भी बात नहीं बन रहा है, तब तो हमारे पास एक ही रास्ता बनता है कि हम निर्वाचन पद्धति से जिला अध्यक्ष और उनके माध्यम से अन्य पदाधिकारियों का गठन कराएं। जी तो एक राय, वो चीज हमारे पास बनेगी। पैरेलल एक चीज और है जो अन्य मध्य प्रदेश में जिला समितियों के ऊपर प्रदेश संगठन करता है, मनोनयन के माध्यम से। ये पद्धति मुझे कभी पसंद ही नहीं आई। वो इसलिए पसंद नहीं आई कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति स्नेह दिखता है। अब वो योग्य है या योग्य नहीं है इसका समझ नहीं आता। जी लेकिन मेरी प्रैक्टिस शुरू से यही रही है। इवन मैं हर जिला अध्यक्ष से, हर जिला सचिव से बोलता हूं कि आप ब्लॉक समिति भी बना रहे हैं, ग्रामीण समिति भी बना रहे हैं, तो जिला हेडक्वार्टर से आप आदेश ना लें, आप स्पॉट पे जाइए। आप स्पॉट पे जाएंगे, कई बातें सामने आएंगी, कई लोग दुखित है, वो अपनी बात बताएंगे, पर्सनल बात। आपके जाने से व्यवहार होगा, मिलना जुलना, भाईचारा बढ़ेगा। प्लस उनके प्रति, जिला समिति अन्य पदाधिकारियों के प्रति कोई असंतोष हो, कोई चीज हो, तो वो व्यक्त भी कर सकते हैं। उस सब चीज को हमको आलोचना में लेना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या यह है अपने समाज में, यानी समाज में हर चीज को हम पर्सनल में ले लेते हैं। जैसे आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, आपने मेरी तारीफ किया तो मैं बहुत खुश, राजा राम बहुत अच्छे। जैसे ही आपने मेरा विरोध किया या ऐसी कुछ बात की, मुझे गुस्सा आए, मैं आपको शत्रु मानने लगता हूँ और ऐसे रिएक्शन करने लगता हूँ। ये जो मैच्योरिटी है व्यक्तित्व की, वो नहीं दिखती है। सुनने की भी ताकत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सिर्फ विचारों का मतभेद रहता है। जी जी जी। मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा। हाँ, मेरा वो उस पर पूरा कंप्लीट जी हुआ है। उस पे जी यदि वो चीज भी नहीं होती, हम बुजुर्गों की राय मशवरा से भी नहीं कर पाते हैं, तो हमारा निवेदन होगा, जिला समिति के पदाधिकारी तो अब दयानंद जी भर हैं, ऐसी स्थिति में कुछ वरिष्ठ जनों से भी करेंगे, सक्रिय जनों से भी चर्चा करेंगे। अब क्या करें, पहले हम कौन सी विधि एम्प्लॉय करें, मनोनयन वाली या निर्वाचन वाली? ये बड़ा दुविधा का विषय है। जी मेरे को तो और कई लोगों ने कहा, यहाँ छिंदवाड़ा के कोई 10-15 लोगों ने किया, भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं यार, आप मनोनयन कर तो हर जगह कर रहे हैं, क्यों क्या कहते हैं परेशान हो रहे हैं आप? वो विधि मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं मनोनयन पे जाऊं। और मनोनयन पे जाऊंगा ना, निश्चित रूप से कोई एक ही व्यक्ति आएगा, और फिर मैं कितना भी तर्क करता रहूं, मैं वितर्क करता रहूं, या आप लोग भी करते रहो, मैं क्या कहते किसी एक चीज में परेशान होऊंगा है कि इन्होंने अच्छा निर्णय नहीं लिया, मेरे प्रतिकूल ही चीज जाएगी। तो मैं पहले तो कोशिश मनोनयन पे नहीं जाने की रखूंगा, निर्वाचन की व्यवस्था लाने का हमारा प्रयास होगा। उसके बाद भी समाधान नहीं होता है, फिर भी विरोध बनता है, या विरोध की स्थिति बन रही है, या ऐसा संभावित विवाद की स्थिति है, तब फिर हम मनोनयन की स्थिति में आए। ऐसा मेरा विचार है, ऐसी सोच है, ऐसा करना चाहिए। फिर भी समाज के अन्य लोग, छिंदवाड़ा हमारा एक गढ़ रहा है, एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता पूरे डहरिया समाज का मध्य प्रदेश से, यहाँ पे बहुत जानकार लोग हैं। फिर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। आपके पास कोई चीज ऐसी आती है अच्छी जानकारी में, तो वो भी शेयर करिएगा, मेरा आपसे ये निवेदन। बिल्कुल। मैं अगला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा मेहरा महासंघ को लेके। मेहरा महासंघ
लगभग मैं 5-6 साल या उससे पहले की बात करूं तो मैंने ये देखा हूं कि मेहरा महासंघ और डेहरिया समिति लगभग मिलके कुछ साल कुछ समय तक अच्छे कोलैबोरेशन से काम किए। तो क्या मैं जानना चाहूंगा कि मेहरा महासंघ जो 5-6 उपवर्ग मेहरा जाति के जो उपवर्ग है जैसे डेहरिया, झारिया, गढ़वाल आदि जो उसमें शामिल है, तो क्या अधिकृत रूप से क्या डेहरिया उपवर्ग मेहरा महासंघ में कोई लिखित दस्तावेज के रूप में शामिल हुआ है उनकी नीतियों को अपनाते हुए, या बस वर्बली ही, मतलब क्या प्लानिंग है या क्या किस नियम के तहत कुछ ऐसा हुआ है, कुछ आप जानकारी देना ऐसे चाहें? प्राइमा फेसी कोई ऐसे नियम तो नहीं दिखते हैं जी, कुछ तो उन्होंने हाँ, अपना प्लानिंग बताया होगा। मैं बताता हूँ जी। आप देखिएगा, आपकी डेहरिया समाज समिति का हेडक्वार्टर भोपाल है, जी मेहरा महासंघ का हेडक्वार्टर जबलपुर है, जी, लेकिन उनके की पर्सन भोपाल में रहते हैं। एक प्रकार से उनका हेडक्वार्टर भी भोपाल में भोपाल है। ही है। जी गढ़वाल समाज के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीपी मेहरा जी हैं, जी उनका भी हेडक्वार्टर भोपाल में है। जी झारिया समाज के अध्यक्ष एसएल मेहरा जी हैं, उनका भी हेडक्वार्टर भोपाल में ही है। तो ऐसे मेरी सबसे चर्चाएं होती है, और शुरुआती दौर में जिसको ये मान के चलिए अब 2014, 15, 16 में जी मेरा भी भोपाल में, चूंकि एक हम लोग सरकारी नौकरी में हैं तो सबसे आपस में चर्चाएं करते रहते हैं, एक दूसरे से चर्चा करने से ज्ञानवर्धन ही होता है। तो मेरा भी कोशिश ये रही कि सामाजिकता करनी ही है तो संगठन भेद क्यों करना, जी सबके साथ यदि कोऑर्डिनेशन होता तो करना भी चाहिए। और यहाँ पे हमने किसी संदर्भ में कभी कभी दयानंद जी से भी और शिव भाई से भी निवेदन किया था कि यदि कोऑर्डिनेशन में भी यदि मेहरा महासंघ का यहाँ पे अस्तित्व है तो यदि किसी कार्यक्रम में कोऑर्डिनेशन होता तो करना चाहिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन तकलीफ ये है श्रेय लेने की बात, जी यही दुविधा होती है। आप हमारे यहाँ पे जो मैंने अभी आपने एक इंटरव्यू लिया था मेहरा महासंघ के किसी पदाधिकारी का, जी वो देखा मैंने, उनको तो प्राइमरी जानकारी ही नहीं है जी मेहरा महासंघ के बारे में। आपने पूछा था ना कि इसका फाउंडर कौन है मेहरा महासंघ का, और कुछ पूछे, में आई समिति जी। वो बोल रहे थे आर.के. डेहरिया। आर.के. डेहरिया नाम का तो कोई अस्तित्व ही में नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। जी जी मेहरा महासंघ का रजिस्ट्रेशन भी 2004 में हुआ है। अच्छा। और नवंबर 2004 में हुआ है, जी यही कुछ है, 2004 है एग्जैक्ट। और उसमें उनके फाउंडर्स मेंबर है बनखेड़ी पिपरिया के रहने वाले श्रीमान आर.एस. डेहरिया जी, जो दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। बी.के. आर.एस. मेहरा एक्चुअली जी। वो पठारिया वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा दूसरे बी.के. मेहरा साहब जो नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, जी जो रेलवे में थे वो थे। और तीसरे आर.के. मेहरा जी अभी जो अध्यक्ष हैं वो गढ़वाल हैं जी वो होशंगाबाद के रहने वाले हैं। ये 3-4 लोग और अन्य लोग भी होंगे। इन लोगों के माध्यम से मेहरा महासंघ का गठन हुआ और रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया। जी तो मूल रूप से आर.के. डेहरिया नाम का कोई बंदा है ही नहीं है। हमारे साथी मेहरा महासंघ का आकर्षण बनाने के लिए ऐसे सब उपयोग करते हैं। जी ये चीज नहीं है। मेरा ये निवेदन है कि हम सब मिलकर सामाजिकता करें, जी व्यवहार में आए, समाज सेवा करें, बिल्कुल। तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। आप झूठ बोल के आकर्षण पैदा नहीं करिएगा। तो क्या जैसा मैं जानना चाह रहा था हाँ, कि मेहरा महासंघ जो है वो उपवर्ग समिति से कुछ ऐसा लिखित सहमति लेता है कुछ नियमों के अंदर, या बस वर्बली ही नहीं, इस तरीके से ऐसा कोई कुछ नहीं ऐसा होता कोई है। प्रोसेस देखिए, नहीं? जी उनके उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं बिल्कुल। और मेहरा महासंघ की नियमावली मैंने देखा हूँ, पढ़ा हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ मेहरा महासंघ वो क्या लिख रहे हैं। 1973 सोसाइटी एक्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है, जी वो लिख रहे हैं कि मेहरा समाज के अंतर्गत क्षेत्रीयता के आधार पर जो श्रेणीबद्ध मेहरा समाज है, आप चाहे तो डेहरिया बोल लीजिएगा जो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर में रहते हैं, गढ़वाल बोल दीजिएगा जो नरसिंहपुर, होशंगाबाद में ज्यादा रहते हैं, जी झारिया बोल दीजिएगा जो मंडला, जबलपुर तरफ ज्यादा रहते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है।
मतलब यही है कि हम सब समग्रता के आधार पर सामाजिकता करें। और समग्रता अर्थात मेहरा शब्द बहुत अच्छी बात है, हमने समर्थन भी किए हैं। जी जो चीज अच्छी है उसका समर्थन करना चाहिए, मैंने भी समर्थन किया। लेकिन जब तक कोई संगठन उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार अच्छे से नहीं चलता तो फिर उसकी आलोचना होने लगती। इनकी आलोचना वहां से स्टार्ट हुई जब इन्होंने, आपने कभी डॉक्टर सुशील का नाम सुना है? जी बिल्कुल। जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जी जिनका जितनी मुझे नॉलेज है वो मेहरा ही नहीं है, अच्छा जी। और अब मेहरा महासंघ बना रहे। दुविधा वहां से स्टार्ट हुई और वहीं से श्रीमान जेपी मेहरा जी एक्शन में आए, और पहले भी आए कि यार हमको अच्छे से सामाजिकता करनी चाहिए। आर के मेहरा जी, जीपी मेहरा जी अच्छे दोस्त हैं, अच्छी सामाजिकता भी उन्होंने किया। लेकिन बस हम वही करते हैं, हर चीज का निर्धारण। जी इतने कच्चे और कमजोर हैं मेहरा समाज के लोग, हर चीज का निर्धारण कोर्ट से करना चाहते हैं। आज भी छिंदवाड़ा में भी आप देखिएगा, हमारे कई साथी ने बोले कि हम FIR करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। आप बहुत कच्चे और कमजोर हैं, अपनी व्यवस्था, अपना समाधान आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग इतने कमजोर हैं और किसी से आप असंतुष्ट हैं, संतोष में नहीं है। जैसे मुझे कह रहे हैं कि ब्रजेश भट्ट की कार्यशैली अच्छी नहीं है, तो आप मेरा विरोध करिए ना, अच्छी बात है। और आप में तो इतनी युक्ति संगतता होनी चाहिए। कोई जिला अध्यक्ष या कोई प्रदेश अध्यक्ष असंतोषजनक तरीके से काम कर रहा है, समाजजन कौन है, हमें बनाने वाले कौन है? बिल्कुल। जिला समिति के लोग हैं, प्रदेश समिति के लोग हैं ना। आप प्रयास करिए हमें हटाने का। आप कोर्ट कचहरी की बात करके तो आपने खुद ही कमजोर हो गए, ढीले हो गए आप। होना ये चाहिए था। उनके बीच में यही हुआ। जी जीपी मेहरा जी को कोर्ट में ले गए, 2 समिति हो गई, बीच में अशोक आजाद भी प्रकाश में आए। जी जीपी मेहरा जी का भी एक अपनी अलग राष्ट्रीय जीपी मेहरा जी का भरपूर क्या कहते हैं प्रभाव रहा है, बहुत अच्छी सामाजिकता करते हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। लेकिन 2 टूक हो गए, अशोक आजाद जी ने नए संगठन बना दिया। अब आप देखिएगा, एक अच्छे विचारों से उत्पन्न समिति, मेहरा महासंघ के बहुत अच्छे विचार है, मैं बहुत प्रभावित था और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन प्रमुख लोगों का जो दायित्व होना चाहिए था, सक्रियता के साथ में और मैच्योरिटी जो दिखानी चाहिए थी, मुझे प्राइमा फेसी वो नहीं लगी। हो सकता है मैं गलत हूं। यदि कोई चीज ऐसी कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, मेरा तो मैं बताऊं, आपसे निवेदन करूं, जिस दिन ऐसा है मैं पद छोड़ दूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे हटा दो। चलिए, मैं एक और आपसे अच्छी चीज जानना चाहूंगा कि वर्तमान में मेहरा महासंघ जो है उसकी समिति लगभग अमरवाड़ा क्षेत्र के ही आसपास मिलती है और अन्य जगह अमरवाड़ा हर्रे के अलावा दूसरे ब्लॉकों में नहीं दिखती। लेकिन वो जो समिति है लगभग 99% उसमें डेहरिया लोग ही हैं, 1% कोई दूसरा उपवर्ग के लोग हो सकते हैं। और वो समिति पूरी तरीके से कोशिश करती है कि डेहरिया समाज के कार्यकर्ता को ही हम लें। उसके बाद एक और समिति जो आपने बताया था, अशोक आजाद जी की समिति है, राष्ट्रीय समिति लिखती है वो समिति भी पूरी तरीके से प्रयास करती है कि डेहरिया समाज के कार्यकर्ता ही हम लें, जबकि ये दोनों समितियां अन्य उपवर्ग की तरफ ध्यान ही नहीं देती। यहां पर बोनिया मेहरा बुनकर जो लिखते हैं, नुनहरिया मेहरा का एक बहुत बड़ा वर्ग है। हो सकता है डेहरिया उपवर्ग के लेवल की ही संख्या हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो, लगभग बराबर कह सकते हैं। वहां के कार्यकर्ता इन्होंने लेने की कभी प्रयास नहीं किए, कोशिश नहीं किए, या उनको शामिल करने के लिए किए या नहीं किए ये वो बता सकते हैं। लेकिन डेहरिया समिति को तोड़ने का ये हमेशा प्रयास करते हैं। क्या खास बात है डेहरिया समिति में कि ये चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता हम अपनी समिति में लें? आपका क्या विचार इस आप देखिएगा ना, डेहरिया लोग जितने ज्ञानी हैं, जितने अनुभवी हैं, परिवार सेवा और समाज सेवा में अपना तन-मन अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन नहीं जोड़ना चाहता है? आप देखिएगा, आप कितने सजग हैं, अन्य पदाधिकारी को देखिए कितने सजग हैं। हम
एक दीवानेपन के साथ में परिवार की भी सेवा कर रहा है, समाज की भी कर रहा है। जी ये चीज देखी जा रही ना बिल्कुल। पूरे मध्य प्रदेश में। आप देखिएगा, मेरा चेहरा मत देखिएगा, आप सिवनी में चले जाइएगा, छिंदवाड़ा में चले जाइएगा, आप लोगों की चर्चाएं होती, शिव भाई हुआ, दयानंद जी हुए, टीपी अंकल हुए, राम कुमार हुए, राजा राम हुए, सुनीता दीदी हुई। ये चर्चा कौन से है? ये एक्टिंग एक्शन में है ऐसे चर्चा। सिवनी में भी ऐसे ही है, जबलपुर में भी ऐसे ही है। बिल्कुल तो आदमी ये चाहता है कि जहां प्रभावशाली लोग हैं वहां के माध्यम से कोऑर्डिनेशन बने और काम करे। मेरा यहाँ सजेशन है कि यदि आप वाकई में सामाजिकता करना चाहते हैं तो अपने पदाधिकारियों को तैयार करने की आप में योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि भोपाल से बैठे और मनोनयन कर रहे हैं। राजा राम बहुत स्मार्ट चेहरा हमको दिख रहा है, इसके हम अध्यक्ष बना देते हैं। फला भाई बहुत अच्छा दिख रहा है, इसको सीनियर का अध्यक्ष बना देते हैं। अरे आप फील्ड में जाइए ना, लोगों की सुनिए, तब आप स्टेब्लिश होते हैं। आक्रोश सुनने की आप में क्षमता होना चाहिए लीडर में, तब संगठन और समाज बनता है। वो चीज एब्सेंस है। तो अब जो बने बनाए लोग हैं डहरिया के, उनके प्रति आकर्षण होगा, लेकिन मुझे लगता है अन्य लोगों से भी चर्चाएं करते होंगे, क्योंकि मेहरा महासंघ में भी पढ़े लिखे और ऑफिसर कैडर के जानकार लोग हैं। हो सकता है कि प्रामा फेसी हमको लग रहा है कि डहरिया ही डहरिया पे फोकस है, अन्य जगह भी होगा, लेकिन जो चीज चर्चित होती है ना, आदमी उसी की ओर जाता है। नहीं, जैसे छिंदवाड़ा जिले की स्तर की बात करूं मैं, तो मैंने कभी इनका ऐसा प्रयास नहीं देखा कि भाई ये नुनहरिया महिला को उस कदर उत्साहित है उनको अपने में मिलाने में, जितनी उत्साहित इन लोग डेहरिया समिति को मिलाने में या डेहरिया लोगों को हाईजैक करने आप में इसका रहते हैं। बेसिक देखिए ना, हाईजैक सब मत करिए उपयोग जी उसका, आप बेसिक देखिएगा। मेहरा महासंघ कहां से चल रहा है? जी कागजों में हेडक्वार्टर जबलपुर में, व्यवहार में हेडक्वार्टर भोपाल में, आर के महाराज जी भी वहां रह रहे हैं। जी ये कितनों के कांटेक्ट में आ रहे हैं? मैक्सिमम डहरिया के। जबलपुर में पेटदेवरी के हमारे सुभाष, जी वो किनके कांटेक्ट में आ रहे हैं? डहरिया कांटेक्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल। बोनिया इन लोगों कांटेक्ट में नहीं आ रहे। मैं आपके कांटेक्ट में आ रहा हूं तो मैं तो आपकी तो बात करूंगा ना। जी तो आदमी की कोशिश यही है कि सरलता और सुलभता जहां मिल रही है आदमी वहां प्रयास करता है। जी जी दूसरी तरफ समीक्षा नहीं हो पाती कि दूसरी तरफ भी अच्छे लोग होंगे, बिल्कुल। है ना। हमारे साथ तो तकलीफ ये मतलब है ना। कुल मिला के इनको रेडीमेड अच्छे कार्यकर्ता चाहिए, ये प्रयास से कार्यकर्ता नहीं लाना चाह रहे हैं, अब ऐसा मेरे कहना से चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मत करिए आप जिनका मैं जवाब दूं और उसमें कोई चलिए राजनीतिक फ्यूचर दिखे। प्लानिंग के देखते हैं कि फ्यूचर में यदि डेहरिया समिति उपवर्ग को मेहरा महासंघ में जुड़ना है तो कुछ ऐसा आप सजेशन ना, देना चाहते हैं कि मैं कतई किसी भी स्थिति में नहीं रहूंगा कि मेहरा महासंघ से हम जुड़े। जी हम तो चाहते हैं सामाजिकता के लिए तो है ना सारे संगठन, बिल्कुल, चाहे मेहरा महासंघ हो चाहे डहरिया हो, कुछ भी हो, सामाजिकता करना हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, लेकिन हर संगठन का अपना अस्तित्व तो है। किस नियम के मतलब उसमें उनसे कोई कुछ नियम ऐसा- नहीं हो सकते, वो कोई नियम नहीं कुछ बना ना कुछ तो ऐसा हो सकता है कि सिंपल सी भाई चीज है। आप राजनीतिक ना 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 परिदृश्य में हम कुछ नहीं हो मिल सकता सकें। उसमें, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। सीधा सीधा गणित ये है, जी। आप कोई संगठन चल रहा है, आप सिर्फ अपने समाज का नियमावली मत देखिएगा, किसी सोसाइटी की भी नियमावली देख लीजिए। वो सोसाइटी का सिस्टम है कि उस सोसाइटी में जितने सदस्य हैं उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ के लिए काम करना और उनसे संदर्भित समाज के लिए काम करना। जी अब आपकी डहरिया समाज है, आप देखिएगा, हमने सदस्य की बात की, सदस्य बना, हमारे जो सदस्य हम उनके बीच में काम करेंगे और हम मेरा समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो चीज तो जब यदि आ ही नहीं रही है फिर तो वो विलय हो गया, जी वो विलय हो गया ना। आप मैं भी, जैसे मैं भी हूं अभी वर्तमान में आप सभी के स्नेह से एक संगठन को संचालित कर रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मैं ये कोशिश करूं कि मैं बहुत प्रभावशाली आदमी, बहुत स्मार्ट आदमी हूं, किसी झारिया से या किसी गढ़वाल से यदि बोलूं कि यार चलो आ जाओ यार अपन कागजों में विलय कर लेते हैं, वो कैसे विलय करेगा? उसका तो अस्तित्व खत्म। बिल्कुल। ऐसे ही डहरिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, कितने प्रभावशाली हमारे लोग, इनकी आस्था डहरिया में पलती है। डहरिया एक उदार समाज है, डहरिया सबके कल्याण की बात करता है, डहरिया किसी की हानि पर खुद भी मिट जाए
ऐसा स्वभाव है डहरिया का, वो अपने अस्तित्व कैसे खत्म करेगा? आप छिंदवाड़ा में आप देखिएगा 1955 से सामाजिकता चल रही है। जी आपने टूटू इंजीनियर जी का नाम सुना होगा, बिल्कुल। आपने मंगल सिंह जी ठेकेदार जी का नाम सुना होगा, आपने नोखे लाल जी का नाम सुना होगा, आपने थान सिंह डहरिया जी का नाम सुना होगा। जी ये हमारे असेट्स हैं, इनको फॉलो करते हुए तो हम हमारी जनरेशन कर रही कुछ। बिल्कुल। तो उस डहरिया के साथ हम कैसे किसी के साथ सामाजिकता करने के लिए कोऑर्डिनेशन कर सकते, संगठनात्मक रूप से हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। जी और मुझे लगता है और कोई भी नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं उस लेगेसी को जी। आपको देखना है ना, वो जो हमारे बुजुर्ग 1955 में छिंदवाड़ा की बात कर रहा जी हूँ, जी वो एक लेगेसी है ना, उन्होंने डहरिया के लिए काम किया है, हम लोग तो जानते नहीं थे, लेकिन वो जो लेगेसी है फिर भी एक डहरिया की, अच्छा मुद्दा है जिसमें कोऑर्डिनेट मतलब एक सामंजस्य बन भी रहा है। हाँ, मैं वो कर आपको सकते हैं हम। उसकी जानकारी देना चाहूंगा कि डहेरिया समाज का व्यक्ति, लड़का या लड़की, उपवर्ग में यदि शादी जुड़ती है, यानी डहेरिया समाज का लड़का मान लो झारिया की लड़की से शादी कर रहा है, या गढ़वाल है, या फिर अन्य उपवर्ग से, तो समाज में लगभग यही रहता कि हाँ चलो भाई ये हमारे समाज का है, उतना विरोध नहीं होता। लेकिन यदि कोई दूसरी जाति या दूसरे समाज से करता तो उसका थोड़ा सा तीव्र विरोध होता है, लेकिन उपवर्ग में नहीं होता। मतलब उपवर्ग को धीरे धीरे लोग बाग स्वीकार करने लगे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है राजा राम जी आपने। जी आपने देखिएगा, आपको आपकी कुछ डहरिया, शादियां हो भी रही मैं है। बता रहा हूं मैं आपको, आपको डहरिया होने पे गर्व होगा। एक डहरिया समाज ऐसा संगठन है जिसने खुले आम सभा में घोषणा की है कि मेहरा समाज मध्य प्रदेश एक ऐसी संस्था है जो डहरिया बेस्ड सामाजिकता कर रही है। लेकिन हम घोषणा करते हैं कि यदि डहरिया से कोई गढ़वाल, झारिया या अन्य ऐसे वर्ग उपवर्ग जिनके रीति रिवाज, जिनके संस्कार हमसे मिलते हैं, उनके संस्कार होते हैं, वैवाहिक संस्कार होते हैं, तो होने दीजिए। हमने खुले मन से घोषणा करी, उसी का तो असर है। आप देखिएगा सबसे ज्यादा होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में गढ़वाल लोगों से हमारे रिश्ते हुए, झारिया में नहीं होते थे। झारिया में भी हो रहा है, झारिया में 10-20 हो गए। वो सब छोड़िए, छिंदवाड़ा समिति की भी कभी आप तारीफ कर लीजिएगा। पिछले बार आप लोगों ने, शिव भाई जी अध्यक्ष थे, और मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, आपने 200-150 सब शादियां किया, उसमें झारिया भी थे, गढ़वाल में भी थे। आप अपनी चीजों की तारीफ नहीं करते हैं, बिल्कुल, है ना? और एक दो तो शायद अन्य समाज के भी थे, एक दो अन्य तो जैन समाज के भी लोग ये जो उदारता है डहरिया की, डहरिया सिर्फ सामाजिकता नहीं कर रहा है, राष्ट्र प्रेम भी दर्शा रहा है। ये जो उदारता है बाबा साहब को भी फॉलो कर रहा है। कभी डहरिया समाज समिति छिंदवाड़ा की भी तारीफ करिए। बिल्कुल राजा राम जी, मेरा ये निवेदन है, कभी अपने साथियों की भी तारीफ करिएगा, शिवनारायण जी की तारीफ करिएगा, दयानंद जी की तारीफ करिएगा, लोकेश जी की तारीफ करिएगा, राम कुमार की आप तारीफ कर सकते हैं, सुनीता दीदी की तारीफ कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे वहां पे हमको गर्व होना चाहिए। हम गर्व नहीं करते, हम अन्य बातों पे लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। फ्यूचर प्लानिंग आपसे जानना चाहेंगे समिति को लेकर। प्रांतीय समिति की फ्यूचर प्लानिंग कुछ किस विशेष हो, सामाजिक परिदृश्य में ही? सामाजिक परिदृश्य में कि फर्दर सामाजिकता कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल, और कोई न्यू इश्यूज क्या हम लेके आ सकते हैं, आपका ये कहना मतलब? जी, आप देखिएगा, हम सबसे ज्यादा ना संगठन को मजबूत करना चाहते हैं जी। हमारे समाज में, हमारे संगठन में या अन्य संगठन में एक चीज नहीं हो रही है जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है जी। हर संगठन संस्थागत तरीके से संचालित होना चाहिए, नहीं हो रहा। अध्यक्ष का काम अध्यक्ष करे, सचिव का काम सचिव करे, कोषाध्यक्ष का काम कोषाध्यक्ष करे, कागजों में हम समृद्ध, ये नहीं हो रहा। लास्ट में ये हो रहा है, मैं अध्यक्ष बन गया, अब चूंकि जिम्मेदारी सबसे ऊपरी क्रम में दिखे तो मेरा चेहरा दिख रहा है। ऐसे अन्य संगठन में जी। अब प्रदेश समिति में सचिव की कितनी भूमिका है वो कम दिखती है, कोषाध्यक्ष की भूमिका कम दिखती। पैरेलल जिला समिति में भी कोषाध्यक्ष की भूमिका कम दिखती है, सचिव की भूमिका कम दिखती है, या क्या कहते हैं आपसी कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है। मैंने तो यहाँ मैं छिंदवाड़ा के मैटर में बोलूं, साथी लोग बोलते हैं कि
अध्यक्ष ने तो हमको बताया था नहीं काम, हाँ, ये है ना, पूछा नहीं अध्यक्ष है ना, ने, फोन नहीं और किया या हमको। अध्यक्ष ने काम ही नहीं बताया। जी अरे भाई, एक सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, यदि आप किसी संगठन में पदाधिकारी हैं तो आपकी भूमिका कागजों में तो है ही है, कॉमन सेंस भी तो है, बिल्कुल बिल्कुल। आप जुड़ेंगे तब तो सक्रिय होंगे। मैं कहता हूं यदि किसी अध्यक्ष ने आपसे बात नहीं करे और प्रामा फेसी आप कह रहे हो कि ये गलत है, तो क्या आप उनसे फोन नहीं कर सकते थे? बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए? मैं कह रहा हूं एक बार दो बार नहीं, 100 बार करिएगा। जी जी। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपके मन में सामाजिकता करनी है, आपकी सक्रियता दिखनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व दिखना चाहिए, तो आपको अपने लोगों से जुड़ना चाहिए, अपने पदाधिकारी। जो ये नहीं हो रहा है, तो आप देखिएगा अभी हमने पिछले साल 2023 में सिवनी में एक आम सभा बुलाई थी संगठनात्मक। उसमें हमारे छिंदवाड़ा से दयानंद जी गए थे, लोकेश जी गए थे, साथी गए थे, राम कुमार जी गए थे कोषाध्यक्ष की हैसियत से, नरसिंहपुर से पदाधिकारी आए, बैतूल से आए, मंडला से आए, भोपाल से, इंदौर, सब जगह से आए। और विषय सिर्फ वही था कि संस्था को आप विधि के अनुसार चलाइए, अपने साथियों को एक्टिव करिएगा। और चर्चा कराया हमने कि कोषाध्यक्ष क्यों नहीं कलेक्शन में जा रहा है, क्यों जब कार्यक्रम हो रहा है तभी अध्यक्ष को चिंता हो रही कि अब कलेक्शन करना है, सचिव क्यों नहीं अपनी पहल कर रहा है अध्यक्ष के सामने कि भैया अध्यक्ष महोदय मेरे मन में ऐसा ऐसा आया है, इस ऐसापन ये कार्यक्रम करें, क्यों ना बैठक कर लें। ये पहल सचिव क्यों नहीं कर रहा है? हर जिले में यही हाल है। अध्यक्ष का भी दायित्व बनता है जी कि वो बात कर ले। सिर्फ पदेन व्यवस्था की वजह से कोई बोले कि मैं तो अध्यक्ष में क्यों बात करूं, ये नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार बात करना चाहिए। मैं राजा राम जी आपको बताऊं, मेरा स्वभाव, मनुष्य है विचलित तो होते, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझसे असंतोष से बात कर ले, बड़ी बात कर ले, मैं विचलित नहीं होता, मुझसे फिर 10 बार बात करता हूँ, कभी अपने संबंध नहीं खराब करता। मेरा ये मानना है कि हो सकता है वो किसी ऐसी परिस्थिति में हो, मन खराब हो, धूप में हो, छाव में, कुछ भी हो, कुछ विचलन है, चल रहा है, उनने ऐसा बोल दिया, लेकिन मेरा भाई है, हो सकता है मैं बात करूंगा तो अच्छा चीज आएगी। और चीज ये आई है। आपको मैं बैतूल का उदाहरण बता दूं। मैं जी बैतूल में जब छन्नू बेले जी कुछ चुने जाने लगा, उस समय में अध्यक्ष नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष, जागेश्वर भाई से अध्यक्ष। जी चर्चाएं चल रही है, जैसे अपने छिंदवाड़ा में होता है ना, जी जी छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, सब सामाजिकता में अग्रणी, सबको इच्छा है कि हम सामाजिकता करें, लेकिन बेस सबका कमजोर मैंने पाया हूं। जी इच्छा है इस बनने की, जब इच्छा है तो आप सक्रियता भी दिखाएगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। अब बैतूल में लास्ट टाइम बताओ, छन्नू बेले जी अध्यक्ष बन गए। अब कोई अध्यक्ष बन रहा है, ये तो डेफिनेटली है कि कुछ तो समर्थक है उसके, बिल्कुल। और जो नहीं बना उसके भी कुछ समर्थक है। जी आप मैं बैतूल की घटना बता रहा हूं, जिस जमाने में छन्नू बेले जी अध्यक्ष बने, वो बन गए। अब बैतूल वालों को सबको ये लग रहा है, भोपाल से ब्रजेश भट्ट जी ने प्रॉपरली चीजों को चलाई नहीं, जबकि मैं अध्यक्ष ही नहीं हूं, अध्यक्ष जागेश्वर भाई है, बिल्कुल। वो अध्यक्ष बन गए। और 40-50 साथी बैतूल जिले के ब्रजेश भट्ट के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं अध्यक्ष ही नहीं हूं। ये चीज है हमारे समाज की, इतनी प्रतिक्रिया में हम आ जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जागेश्वर भाई से बात किया, मैंने कहा देखो यार, अपन ने तुम एक प्रक्रिया ही बताया कि कैसे सिलेक्शन होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा संतोष हो जाए। ना तो हमारी वोटिंग है उसमें, ना हमारे क्या कहते हैं दबाव है उसमें, हमारा तो निवेदन है कि कोई अच्छा व्यक्ति आ रहा है तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं। सबको लगा छन्नू बेले जी अच्छे व्यक्ति है, तो जागेश्वर भाई हमने बोल दिया ठीक है यार, अच्छी बात है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। बस वही समर्थन ने हमको तकलीफ दे दी। इसके बाद जागेश्वर भाई हमने चर्चा की, मैंने कहा यार साथियों को जरा देखो, जागेश्वर कितना उनमें जोश है, जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनमें कितना जज्बा है समाज सेवा करने का, इनको निराश नहीं कर सकते। हमने तुरंत, मैंने या जागेश्वर भाई ने 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक लगातार छन्नू भाई से चर्चा की कि यार देखो आप अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उस युवा पीढ़ी को देखो, वो तात्कालिक रूप से असंतुष्ट है, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, समाज के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें पदाधिकारी बनाइएगा। और छन्नू बेले जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और सबके सब मैक्सिमम उसमें पदाधिकारी बनाए गए। और उसके बाद इतनी स्थिति बनी, वही साथी जो
मुर्दाबाद लगा रहे थे। सब के सब मेरे पास फोन आया, सर उस दिन बहुत गलती हो गई। उनका कोई बात नहीं, आप युवा है, युवा में तो जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा तो निवेदन ये है कि आप आंदोलित हैं, आप में ज्यादा जज्बा है, हम स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, संभालेंगे भी, हम नहीं बिगड़ने वाले, हम तो आपके साथ जाएंगे। आज की डेट देखिएगा, बैतूल में जैसे छिंदवाड़ा के लिए डर था ना हम लोगों को, वो चीजें सामने आई। संतू बेले जी अध्यक्ष बने हैं, एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया है। इतनी शानदार जबरदस्त बैतूल हो गया। और ये काम किया है वहां के प्रदेश पदाधिकारी श्रीमान अशोक नागले जी, श्रीमान रमेश बेले जी, श्रीमान जीसी पूर्वे जी, इन लोगों की तैयारी थी, समाज के लोगों की चर्चा थी। आप बैतूल को देखिएगा, राजा राम जी अभी 26 तारीख को छिंदवाड़ा से और खासकर दयानंद जी और श्री नारायण जी से प्रेरित होकर वो संविधान दिवस मना रहे हैं, जबरदस्त और बड़े स्तर पे। तो ये एक सामाजिकता आ रही है कि एक जो की पर्सन है या जो नेतृत्व करता है उसको सुनना सबकी पड़ेगा। और छिंदवाड़ा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है, विनम्र भाव में कभी नहीं छोड़ता। बस मेरे सभी चलिए, मैं अंत में आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगा कि समाज की समिति में, संगठन में आने के बाद और पहले आप में क्या ऐसे चेंजेस आए जो पहले नहीं थे? बाद में संगठन में आने के बाद वो चेंजेस या वो गुण आप में आए? यस, देखिए, आप भी छिंदवाड़ा के, मैं भी छिंदवाड़ा का हूँ, और ये क्षेत्र तो उबाल मारता है बिल्कुल युवाओं में। ये सारी चीज मुझ में भी थी, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था। हो सकता है ये हमारे जीन्स का प्रभाव, हाँ हो सकता है, टेम्परेचर और क्षेत्रीयता का फर्क हो। मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही सामाजिकता के नाते। मुझे बुजुर्गों का बहुत सानिध्य मिला, युवा साथियों का, सक्रिय का। अब मैं बुजुर्गों में कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। शिवनी से जी, ब्रह्मणे जी, जी, उनका आशीर्वाद मिला। मैं उनसे 10-12 साल पहले मिला था जी, वो भी मुझसे प्रभावित थे। उनका एक ही कहना था, ब्रजेश भैया आप अच्छी सामाजिकता कर रहे हो, सरकारी नौकरी में हो, सब जानते हैं जी, प्रेम भाव बनाए रखिए, सुनना बेटा ज्यादा, सुनाना कम। छिंदवाड़ा से आदरणीय सतावी लाल जी, टीपी अंकल जी, और मेरे डैडी पीएल डहरिया जी, और बहुत सारे लोग मैं भूल जाता हूं। इन सब का यही कहा है कि नेतृत्वकर्ता को विनम्र होना चाहिए। अभी दादा अर्जुन, इतने प्यारे व्यक्ति, वो एक ही चीज कहते हैं, मुझे बेटू बोलते थे, कभी भी विचलित नहीं होने का, सुनना सबकी, सारे अपने लोग हैं, सबका प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा। तो वो चीज से मुझ में यह है कि हमको सुना। और सबसे बड़ी बात, मैं भगवान बुद्ध को बहुत फॉलो करता हूं, और उससे ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर की जो चीजें हैं, जो सार्थकता है या जो उनके आदर्श हैं। बाबा साहब के आदर्श क्या हैं? नारी सम्मान, भाईचारा, समता, न्याय, बिल्कुल। इन सब चीजों को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको विनम्र होना होगा। भाईचारा आप कैसे बनाएंगे? आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं ऊंची बात कोई बोल दूं किसी भावावेश में, तो आपका धर्म बनता है कि मुझे सुन ले। मैंने भी यही किया है, छोटे भाइयों के भी सुना, बड़े भाइयों के भी सुना, महिलाओं की भी बहुत निवेदन सुनता हूं, अच्छे से उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। यही तो प्यार मिलता है जो व्यक्तित्व को कन्वर्ट करता है कि आप कुछ कर सकते हैं। फिर भी एक व्यक्ति विशेष में जो प्राकृतिक कमियां रहती है वो सब में है, मुझ में भी हो सकती है, गलतियां मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैं छिंदवाड़ा का हूं, डेहरिया समाज का हूं। मुझे उम्मीद है मेरी गलतियों को सुधार मेरे बुजुर्ग टाइम ट्रैप करते रहेंगे, और मुझे आज अर्जुन दादा हमारे बीच में नहीं रहे जी, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद फलीभूत होगा, और छिंदवाड़ा के साथी जो कि एक गढ़ है छिंदवाड़ा, उसके लिए हम सब अच्छा करेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारे समाजगण को छिंदवाड़ा से ही कि हमारे से कहीं असंतोष है, तो जब भी जो निवेदन होगा उनका हम स्वीकार करेंगे, हट जाएंगे। लेकिन
बहसबाजी में कभी नहीं जाएंगे और एक व्यवस्था के अनुसार ही काम करेंगे। मेरा आपसे ये निवेदन। बहुत बढ़िया। अंत में समाज के लिए, समिति के लिए आपका कुछ संदेश संक्षिप्त में? मेरा सभी साथियों से, पर्टिकुलरली छिंदवाड़ा के साथियों से निवेदन है, जो पदाधिकारी हैं पहले वे अपनी अपनी भूमिकाओं को अच्छे से समझ लें और उस भूमिका को अपनी सक्रियता के साथ में सार्थकता में लेके आए। दूसरा संदेश छिंदवाड़ा डहरिया समाज के सारे वरिष्ठगण, युवाओं, महिलाओं सभी से निवेदन है, आपसी व्यवहार में त्वरित रूप से प्रतिक्रिया नहीं दिया करें जब तक पूरे फैक्ट्स आप ना सुन लें। कई फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। आप देखिएगा, एक चीज और मेरे पास कल परसों आ रही थी, एक साथी कह रहे थे कि ब्रजेश भट्ट ने उन्हें फला जिला का पदाधिकारी नहीं बनने दिए। सिर्फ इतना बता रहे हैं, पीछे का नहीं बता रहे जी। आप देखिएगा, जैसे छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा की पहचान है या सिवनी है या बैतूल कोई भी हो, एक हमारे मूलभूत सिद्धांत होंगे, मूलभूत व्यवहार तो होंगे ना। बिल्कुल। जैसे मुझे आप लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप किसी राजस्थान व्यक्ति को बना देंगे क्या? बिल्कुल बना देंगे क्या? जी। नहीं बनाएंगे आप। सेम चीज, कुछ पोस्ट अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष, ये की पोस्ट है, इनसे आपकी पहचान हो रही है, आपके संगठन की पहचान हो रही है। तो वो हमने व्यवस्था बनाई है कि इन पदों को जो लेने वाले हो वो उस जिले के हो जी। यदि छिंदवाड़ा का संगठन गठित हो रहा है तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये बहुत की पर्सन की पोस्ट, कम से कम इनके पदाधिकारी छिंदवाड़ा जिले के मूल निवासी हो। ऐसा नहीं होता जी। किसी और को बनाओगे तो मैं उस चीज को रोकता हूं जी। सामने वाला तो बुरा लग गया उसको कि यार ये जबरदस्ती बीच में कूदते रहते। मैं व्यवस्था के साथ चलना चाह रहा हूं जी। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि यदि हमारा कोई साथी, हम नौकरी वाले हैं, बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत डेडिकेशन में है, अच्छा जानकार है, उनकी सेवा लेना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल लेना चाहिए। अन्य जगह है ना, बिल्कुल वहां पे हम उनको एकोमोडेट कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन की पोस्ट पे मेरा निवेदन या मेरी सोच या अन्य लोगों की भी सोच होगी कि उस जिले का वो मूल निवासी होना चाहिए। अन्य जगह पे आप अन्य पोस्ट है ना, उनकी सेवा ले सकते, वहां पे एकोमोडेट करिएगा। सिंपल से इतना निवेदन। बिल्कुल, सामाजिक सेवा यदि आपको करना है हाँ। तो पदाधिकारी बन के ही नहीं, आप तो एक कार्यकर्ता। हाँ, मैंने राजा राम जी, अब सुनीता दीदी से पूछना, इस ऑनलाइन के पहले एक ऑनलाइन और हुई थी, सिर्फ पदाधिकारियों में छोड़ के एक शख्स का जिक्र किया था, वो राजा राम डहरिया थे। मैंने ये बोला था कि दयानंद जी के साथ राजा राम चल रहे हैं, वो कोई पद पे नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूल भावना के साथ में सक्रियता कर रहे हैं। तो आप पद के पीछे क्यों जा रहे हैं? आप पूछेगा कभी सुनीता दीदी से, मैंने बोला हूं। तो अच्छे व्यक्ति की तारीफ होती ही है, और मैच्योरिटी दिखाने वाला कोई बुराई कर रहा है तो उसको आलोचना समझे। आलोचना का अर्थ, बुराई का अर्थ बहुत, आलोचना अच्छे के लिए की जाती है, उसको स्पोर्टमैन स्पिरिट में स्वीकार करना चाहिए। हम बस पर्सनल हो जाते, बस वही मेरा निवेदन है। आलोचना और बुराई में फर्क जिस दिन हम लोग समझ लेंगे, कभी भी विरोध नहीं होगा। तो मेरा यही संदेश है सभी समाजजनों से, सुने सबकी, अच्छे से सुने, त्वरित प्रतिक्रिया ना दे, एक दूसरे का स्नेह और सम्मान का ख्याल करें। पर्टिकुलरली महिलाएं और बुजुर्गों को अपनी असेट से माने, क्योंकि महिलाएं भी आज हमारी, आप देखिए, आज आ रही हैं, मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा पूरे मध्य प्रदेश में, आप देख लीजिएगा, आप डहरिया समाज ही ऐसा है जिसने महिलाओं को एक्सपोजर दिलाया है। आप सोच सकते हो सुनीता दीदी, बिल्कुल, आज से 10 साल पहले और आज, और उनको मुख्य पर्यवेक्षक बना जा रहा है। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी भूमिका को जस्टिफाई किया है। तो ये कौन है? आपका डहरिया समाज है ना। बिल्कुल, इस पे हमको गर्व कभी नहीं करते हम कि कैसे रिस्क ले रही है। उस महिला ने दिखाया है ना जी। गलतियां मुझसे भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है, लेकिन हमने निर्णय लिया ना, हम हमारी महिलाओं को, महिला शक्तियों को कैसे आगे ले जाएंगे। उनकी जो ताकत है, उनकी जो ऊर्जा है, जब उनको मौका मिलेगा तभी तो दिखेगी ना। बिल्कुल। तो यही हमारा प्रयास होता है। और ये प्रयास जो होता है ना, यदि हम लोग भोपाल में हैं या बाहर हैं, तो किसी अकेले की दम पे नहीं बोलते हैं। 8-9 जिला के जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं,
8-9 जिले के जितने समाज जन है जो हमसे जुड़े हैं उनकी ताकत पे बोलते हैं। प्रदेश समिति का कोई अस्तित्व नहीं यदि जिला समितियां अपनी सक्रियता ना रखें और कोऑर्डिनेशन ना करें। तो मेरा यही सब निवेदन है, सभी कोऑर्डिनेशन में रहें, अच्छी भावना के साथ में रहें, स्नेह और सम्मान के साथ में रहें, किसी अन्य संगठनों की भी आलोचना ना करें। आखिर दोस्त तो होना ही होगा ना, तब तो अच्छा करेंगे। मेरा आज आप सभी के लिए यही निवेदन। राजा राम जी, मैं ऐसी स्थिति में नहीं था आज की कुछ बोलूं, मैं निमंत्रण देने के लिए आया था, लेकिन आपने निवेदन किया और मैं आया, आपने मुझे हार्दिकता दी, स्नेह दिया। मैं मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश समिति की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि जो मीडिया एक माध्यम है, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो लीकेज पता नहीं होता, इसके माध्यम से कुछ कुछ किसी के मन में असंतोष है या कुछ अन्यथा है तो उनका भी निराकरण हो जाता है, कंफ्यूजन दूर हो, निराकरण हो जाता है। आप बहुत अच्छी सामाजिकता कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसी सामाजिकता करते रहें। धन्यवाद, आप बहुत खुश रहें। धन्यवाद। मेरा डहरिया समाज की जय हो। आपने इतना समय दिया और हमारा प्रयास यही है कि जो समाज के गांव का व्यक्ति जो हमसे थोड़ा बहुत जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, यदि उसके मन में यदि कुछ दुविधा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो वो हमारे माध्यम से उसको दूर कर सके और समिति से जुड़ने का वो प्रयास करे ताकि समाज मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत खांसा हूँ यार, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। आपने